नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हर तरफ एक ही हल्ला है, अडानी को क्लीन चिट मिल गई, अडानी को क्लीन चिट मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। एक दूसरा समूह है जो दिन-रात, सुबह-शाम चंद्रचूड़ ये, चंद्रचूड़ वो, चंद्रचूड़ ने ये कर दिया, चंद्रचूड़ ने वो कर दिया। लेकिन अगर आप इसके लीगल एस्पेक्ट को आप देखेंगे, आप इसके अंदर की चीज़ों को देखेंगे, तो क्या चंद्रचूड़ ने गलती की है? क्या अडानी बेकसूर है? और अगर दोनों ही चीज नहीं है तो चूक कहां हुई है? वो कौन सी वजह है जिसके कारण अडानी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई? वो कौन सी वजह? देखिए, एक छोटी सी चीज तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर वो कह रहे हैं, आप ओसीसीआरपी की रिपोर्ट या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट किसी को सजा तो नहीं दे देगा। सुप्रीम कोर्ट में वो सारी चीजें साबित करनी पड़ेंगी, पहली चीज। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट जांच किससे कराए? तो भाई सेबी एक संस्था है, उससे जांच कराएगा। फिर गड़बड़ कहां पे है? तो ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास लीगल फील्ड के कुछ जानकार लोगों को हमने साथ में रखा है। और प्राप्ति बैनर्जी हैं, आप उनको चैनल पर देखते होंगे। राजीव रंजन सिंह हैं जो लगातार अध्ययन कर रहे हैं इन डेप्थ, और उनकी टिप्पणियां अडानी पर जो है वो काफी समाज को लाभ देने वाली साबित हुई, उनसे काफी चीजें मिली हैं। उन दोनों के पास चलते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। आपका स्वागत है प्राप्ति जी और राजीव जी। ये समझने की जरूरत है, या मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि ये क्या हुआ है अचानक, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अडानी जी को इतना राहत दे दी, इतना भला कर दिया उनका? मैं शुरू करती प्राप्ति हूँ जी, आप गिरिजेश बता जी। दीजिए, क्योंकि आप लीगल फील्ड के एक्सपर्ट भी हैं, और आपने वाले में थोड़ा बता भी दीजिए कि इस विषय पर आपकी जानकारी कैसी और किस वजह से पुख्ता है। जी, पहली बात तो ये है कि मैं लॉयर हूँ। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं हूँ, बट आई जी एम अ लॉयर एंड आई हैव गॉट मेरा 20 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। तो जी मैंने कॉर्पोरेट जगत में काम किया है, अंदर किस तरीके से काम होता है, कैसे स्ट्रैटेजीज बनती है, मार्केटिंग, न्यू जी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें मैंने पिछले 20 साल में मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो जी मैंने दोनों तरफ देखे हुए हैं, मुझे लॉ मालूम है, मुझे ये पता है कि कॉर्पोरेट्स में कैसे काम होता है। और जी अडानी अभी जो विषय चल रहा है अडानी जी के बारे में, उसके बारे में जी दूसरों से काफी ज्यादा गहरी जानकारी इसलिए है क्योंकि मैं लॉ के हिसाब से मैं जजमेंट्स को पढ़ती हूँ, पिटिशंस को पढ़ती हूँ, और बाकी रिपोर्ट्स तो सारी पब्लिक डोमेन में है ही। तो तो इस मामले को क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में, ये जो मामला गया था जिसपे आखिर में मामला चला गया सेबी की जांच के ऊपर, इसको आपने पढ़ा? इसमें क्या देखा आपने, क्या मिला आपको? पहली बात तो गिरजे जी ये क्लियर करना चाहिए हमें कि ये किसी भी हिसाब से अडानी पर क्लीन चिट है नहीं। ये क्लीन जी चिट जो है अगर किसी को दी गई है तो वो सेबी को जी दी गई है। ये अडानी जी क्योंकि अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन ही पूरा नहीं हुआ तो क्लीन चिट का सवाल ही नहीं उठता है। जी जी दूसरी बात ये है कि भाई सेबी पे क्लीन चिट क्यों का मसला आ ही क्यों रहा है, सेबी को क्यों क्लीन जी चिट दी जा रही है, ये बड़ा मुद्दा है। अब जी मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक ओबिटर डिक्टा कहते हैं कि कोर्ट जो अपना ऑब्जर्वेशन देता है, जी तो पॉइंट जी नंबर 68 में अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कोर्ट ने। जी Before concluding, we must observe that public interest jurisprudence under Article 32 of the Constitution was expanded जी by this court to secure access to justice and provide जी ordinary citizens with the opportunity to highlight जी legitimate causes before this court. It has जी served जी as a tool to secure justice and ensure accountability जी on many occasions where ordinary जी citizens have approached the court with well researched petitions that highlight a जी clear cause of action. However, जी petitions that lack adequate research and rely on unverified and unrelated material tend to, in fact, be counterproductive. This word of caution must be kept in mind by lawyers and members of civil society alike. अब इसको सरल ये भाषा में पॉइंट समझाइए, क्योंकि जो जो लोग हिंदी में, सरल हिंदी में जी समझते हैं, ये इसका ये मतलब क्या है, कोर्ट क्या ने जो कहा सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन ने? जी
कोर्ट ने जी ये जो ऑब्जर्वेशन दिया है, इसका ये मतलब है कि भाई आर्टिकल 32 हमने ये राइट दिया है इस देश के लोगों को कि वो पब्लिक इंटरेस्ट जी लिटिगेशंस फाइल कर सके। और जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो वेल रिसर्च होते हैं, अच्छे से रिसर्च किए हुए जी एविडेंसेस के साथ जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्लियर कट, जी जिसमें एक मांग की जाती है, वो हेल्प करती है सिटीजनरी को। पर ऐसे पिटिशंस जिसमें ना तो कोई रिसर्च होता है, ना ही कोई एविडेंसेस होते हैं, और अनरिलेटेड बातों को लेकर डिस्कशन होता है, वो कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं। और इस चीज का ध्यान सिविल सोसाइटी और लॉयर्स दोनों को रखना चाहिए। ये बात इस पर्टिकुलर जजमेंट में, जो कि प्रशांत भूषण ने जिस पर आर्ग्यू किया, उस पे क्यों आई? तो तो क्वेश्चन ये ये है। जो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, इसका निचोड़ अगर अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये निकला कि भैया आप लोगों ने जो है वो ऐसी पिटीशन बनाई है जिस पिटीशन में आप वो काम करके ही नहीं आए, ना तो वो सबूत लेके आए, ना वो सारी चीजें लेके आए जिनके आधार पर आपकी बात को हम अ, आगे सुनवाई करें। और आपने जो भाई कोर्ट के बिल्कुल। पास, देखिए जो लोग नहीं समझते उनके लिए समझ लें, कोर्ट में आप जा रहे हो, कोर्ट वहां बैठ के किसी को सजा देने या वो करने के लिए बैठा हुआ है। आप कोर्ट में जाते हो एक खास तरह की कोर्ट की मदद करते हो ये तय करने में कि दोषी कौन है। पहली चीज, आपकी एक फरियाद होती है कोर्ट में कि भाई हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई इस आदमी को सजा दी जाए क्योंकि इसने कानून तोड़ा है। तो जी आपकी अगर फरियाद सही नहीं होगी और फरियाद पे जो आपने तथ्य दिए, सबूत दिए हैं, क्योंकि कोर्ट आपकी फरियाद तभी मानेगा जब आप कुछ कागज सबूत साबित करें उसको, तो वो अगर कमजोर होंगे तो बच जाएगा। तो इस केस में जो बात चल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि ये अजीब सी गलती इतने बड़े लोगों ने, प्रशांत भूषण जैसे बड़े वकील ने कैसे कर दी कि अदालत को ये टिप्पणी करनी पड़ी। आज अदालत ही गाली खा रही है, चंद्रचूड़ को लोग ट्रोल कर रहे हैं जी और अदालत के सामने तो केस ठीक से रखा ही नहीं गया। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। यही इंटरप्रिटेशन हुआ ना इसका। जी। और पहली बात तो ये है कि जी, कोर्ट किस जी मामले पे सुनवाई कर रही है, ये पहले जी समझने की बात है। अडानी मामले जी पे कोर्ट नहीं सुनवाई कर रही है। कोर्ट अभी इस मामले पे सुनवाई कर रही है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में, और जो ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आई, फाइनेंशियल टाइम्स का जो रिपोर्ट आया, उसके बाद जी में कोर्ट के पास में जो भी पिटिशंस पहुंचे थे, वो पिटिशंस ये पहुंचे थे कि देखिए, इन रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि शेयर मैनिपुलेशन, शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ है, और ये शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन की जांच करवानी चाहिए, इसलिए हम ये सुप्रीम कोर्ट को अर्जी देते हैं। अगर आपने ये अर्जी दी है कि भाई शेयर मार्केट के रिलेटेड जो मैनिपुलेशंस हुए हैं उसके मामले में जांच कीजिए, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाकी मामलों पे भी जांच कराएगा? आपने जिस चीज की अर्जी नहीं की है, उस चीज पे जांच कैसे करवाएगा सुप्रीम कोर्ट? आपने मांगा है क्या? तो जो लोग बार बार ये कहते हैं कि ईडी को क्यों नहीं डायरेक्शन दिया, डीआरआई को क्यों नहीं दिया, अरे भाई किसी ने मांगा है। आप जितने भी पिटिशंस अगर देखेंगे तो उसमें कहीं पे भी ये बात नहीं आती, किसी ने भी डिमांड नहीं की है कि भाई जो भी एलिगेशंस जो उठे हैं, जो राउंड ट्रिपिंग के बारे में एलिगेशंस है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो एलिगेशंस है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके जो एलिगेशंस है, इस बारे में जांच पड़ताल के लिए कोई पिटिशन ही नहीं आई है। अगर पिटिशन आएगी तब जाके इस पे बात होगी। अब दूसरी बात ये जो कि असली प्रशांत क्राइम है, भूषण। जो असली क्राइम है जिसमें अगर बंद हो जाए तो जी इनको इनकी जमानत तक ना हो, जी। ऐसे ऐसे तो अपराध, उनको लेकर सरकार ने तो कुछ एक्शन लिया नहीं और सुप्रीम कोर्ट में कोई गया नहीं कि भैया सरकार ये एक्शन क्यों नहीं ले रही है। और जिन बात को जी लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उन बातों का सीधा सा निचोड़ ये है कि भैया जांच करा लो। तो कह रहे हैं जांच करने के लिए हमारे पास भैया सबसे बढ़िया समय सेबी है, सेबी से ज्यादा अच्छी जांच को इसकी थोड़ी कर सकता है, तो कर रहा है, हो रही है जांच, फिर क्या समस्या है, ये कह के कोर्ट ने लौटा दिया। अब देखिए, इस अगर बात को, कैपिटल तकनीकी चीज को लोग समझ रहे हैं। अगर कैपिटल जी मार्केट और शेयर मार्केट को लेके जांच करनी है, तो सेबी ही जी पिवोटल एजेंसी है। आप चाहे सीबीआई लेके आ जाइए, ईडी लेके आ जाइए, कोई भी एजेंसी लेके आ जाइए, सेबी बीच जी में रहेगी ही रहेगी। और जो जी पिटिशन प्रशांत भूषण जी जिसको आर्ग्यू कर रहे थे, जो वो लेके पहुंचे थे, उसमें मेन कंटेंशन क्या था कि आप स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बैठाइए। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम अगर बैठानी है, तो
उनका कहना यह था कि सेबी को हटाइए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठनी चाहिए। तो सेबी को क्यों हटना चाहिए? क्योंकि उन्होंने जो कंटेंशन, जो जजमेंट में जो दिया हुआ है, जो कोर्ट का जजमेंट है, वो मैंने पढ़ा है। उन्होंने कंटेंशन रखा है कि जी सेबी में इरेगुलरिटीज है, सेबी ने गलत नियम कानून बनाए हैं, सेबी टाइम लगा रही है। अगर आप आरोप सेबी के ऊपर लगा रहे हैं तो आपको वो एविडेंसेस के साथ प्रूफ करना पड़ेगा। आप जाके सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि सेबी काम नहीं कर रही है इसलिए आप एसआईटी बिठाइए और सेबी कंपिटेंट नहीं है। भाई आप जो कह रहे हैं उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और जहां हाँ, अगर तक आप कह रहे हो कि सेबी की क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है इस पूरी जी जांच को लेके, तो उसके जी भी तथ्य रखने पड़ेंगे, वहां पर भी जी जानकारियां लानी पड़ेंगी। हाँ, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी ओसीसीआरपी की रिपोर्ट है या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है। हिंडनबर्ग या ओसीसीआरपी ने सेबी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया है, उन्होंने सेबी को लेकर कोई बात नहीं की है। आप बात कर रहे हैं सेबी को लेकर। अगर आप सेबी को लेकर बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सेबी इनकम्पिटेंट है, तो भाई उस चीज के सबूत दीजिए। नहीं तो फिर आप एसआईटी की मांग किस बेसिस पे कर रहे हैं? तो अगर आपके पास वो सबूत नहीं है तो वहीं पे केस जो है आपका ढीला हो जाता है। अब यहाँ पे ये है कि आप सेबी के ऊपर क्यों एक इल्जाम मिनट, लगा रहे हैं राजीव जी से इसको जबकि थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा क्लियर करें, तो टेक्निकल हो गया। राजीव जी एक बात बताइए, जी ये जिन मामलों को छोड़ दिया गया, जिनके खिलाफ लोगों ने पिटीशन लगाई ही नहीं, जिन मामलों को लोग सुप्रीम कोर्ट में लेके नहीं गए, वो मामले क्या थे उन रिपोर्ट्स के मुताबिक? थोड़ी डिटेलिंग के साथ में वो सारे के सारे की कैसे पैसा आया था, कैसे गया था, क्या ओसीसीआरपी ना, क्योंकि वो जानकारियां रिफ्रेश करना जरूरी है। लोगों के दिमाग में बहुत सारा ट्रैफिक रहता है, इन्फॉर्मेशन का निकल जाता है। तो ये हुआ था, और इसके आधार पर फिर हम आप प्राप्ति से समझेंगे कि किस तरह से इस मामले में कौन कौन सी सजा होने की गुंजाइश थी, जिसको लेकर कोई कोर्ट जा ही नहीं रहा है और सिर्फ बैठ के ट्रोल कर रहे हैं। खुद प्रशांत भूषण जी ने भी ट्रोल किया उनको, चीफ जस्टिस को। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो पहले हम समझ लेते हैं कि आप बताएं राजीव इसमें कि कौन कौन से वो मामले थे जिनको छोड़ दिया गया। देखिए, इसमें जैसे प्राप्ति ने बताया और आपने भी अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में बोला कि जब फरियाद में मांग ही नहीं की गई है क्रिमिनल ऑफेंस जो मनी लॉन्ड्रिंग और राउंड ट्रिपिंग के है चारों के चारों पिटीशन में, तो कहां से सुप्रीम कोर्ट के सामने यदि प्ली नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप से थोड़ा ना वो प्ली को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सामने में कैपिटल मार्केट ऑफेंस जो है, यानी मिनिमम शेयर होल्डिंग का वायलेशन जो सेक्शन 19(1) में आता है अंडर SCRR एक्ट, तो उसके अंतर्गत में बात की गई कि उसका वायलेशन हुआ है। आपने ये लगाया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये आप कैपिटल मार्केट रिलेटेड आप संगीन आरोप लगा रहे हो, बट जो जेनेसिस है, जो मूल मुद्दा है, जो केंद्र में जो बात है, वो है मनी लॉन्ड्रिंग की। अगर शेयर में भी पैसा आ रहा है तो कहां से आ रहा है? ये जो हजारों करोड़ रुपए जो लगे हैं अदानी के शेयर्स में, मूल मुद्दा तो ये है कि ये पैसा कहां से आ रहा है, ये पैसा किसका है। उस पे कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई फरियाद, किसी भी तरीके की चर्चा नहीं हुई। मैंने इतने सारे डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है जनवरी 2023 से, स्टार्टिंग से मैं यही बोल रहा हूं कि मनी नहीं नहीं, मैं लॉन्ड्रिंग और राउंड अभी हम ट्रिपिंग। भी वही गलती कर रहे हैं राजीव, हम भी वही जी गलती कर रहे हैं। जी अब हमको लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि वो कौन कौन सा मामला था, ओसीसीआरपी की रिपोर्ट क्या थी, कौन सा वो चीनी था, कौन सा वो अरबी था, और जिस मामले पर कोई कोर्ट नहीं गया, तो वो मामला याद दिलाना पड़ेगा। ये टेक्निकल चीज देखिए, से इसमें क्या लोगों को है, होगा कुछ चैंग मामला, इसलिए साफ साफ इसमें बताएं। इसमें देखिए, जो सबसे संगीन चीज है वो है कि जी दो विदेशी मूल के नागरिक, चैंग जी चुंग लिंग जो कि एक जी चीनी नागरिक है, और जी नासिर अली शब्बान अली जो कि जी एक यूएई का नागरिक है, ये जी दोनों लोग के विनोद अदानी के साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध रहे। विनोद अदानी 2016 तक भारत के सिटीजन थे, 2015 तक। 2016 में ये गए हैं बाहर, ठीक है, और 2018 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नियमों में चेंजेस किए गए। ठीक है, जी आप ये पूरा क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझना बहुत जी जरूरी है। जी चैंग चुंग लिंग जो है, इनका इन्वेस्टमेंट 2000 के वो जो दशक जो था 2000 से जो चालू होता है, उसी टाइम जी से अदानी पोर्ट में, जब अदानी पोर्ट ने अपने आईपीओ के पेपर्स फाइल किए थे जी 2005 या 6, मैं भूल रहा हूं कौन सा साल था,
उसमें मेंशन है कि भाई चैंगचुंग लिंग की जो कंपनी है गोदामी इंटरनेशनल, वो स्टेक जो है वो ओन करती है 7% के आसपास अदानी पोर्ट में उसकी शेयर होल्डिंग थी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई जो चैंगचुंग लिंग ने जो निवेश किया है, ये चैंगचुंग लिंग के पास में पैसे कहां से आए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी तो उसके बेसिस पे पूरे न्यूज क्लिक जैसे संस्थान के ऊपर में ताला लगवा के लोगों को अरेस्ट कर लिया। बट यहीं पे जब फाइनेंशियल टाइम्स और ओसीसीआरपी में रिपोर्ट छपती है कि एक चीनी नागरिक चैंगचुंग लिंग, उसका पैसा जो है लगा है अदानी में, ठीक है, और अदानी के अंदर में उसके शेयर्स हैं, तो आपने कोई इन्वेस्टिगेशन सेटअप नहीं किया। देखिए, हर इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज के पास में अपना एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है, अपनी ताकत होती है इन्वेस्टिगेशन चालू करने की। उसी ताकत का यूज करके दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के अगेंस्ट में केस फाइल किया कि ये चीनी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इस पे करो। पर यहां तो क्लियरली इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, वहां तो क्लियर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। वहां तो न्यूयॉर्क में एक बैठा हुआ बंदा है सिंघम, नेवल सिंघम, जिसके थ्रू बोलते हैं कि पैसा इंडिया में डाला गया, पर है चाइनीज पैसा। अब आप उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हो कि वो चाइनीज है कि नहीं है, क्योंकि बीच में नेवल सिंघम है। यहाँ तो क्लियरली नेवल सिंघम भी जो पैसा लगाता है, नेवल सिंघम को भी चाइना से पैसा आता है, इसका भी कोई रिपोर्टिंग उसमें नहीं है। उस जो रिपोर्ट आई थी नेवल सिंघम को बोल रहे हैं कि भाई मैं वो चाइना के विचारों से, चाइना के विचारों से प्रभावित है और इसलिए वो देश भर में, दुनिया भर में लोगों को पैसा देता है। लेकिन चाइना की सरकार या चाइना से कोई नेवल सिंघम को इस काम के लिए पैसा मिलता है ऐसा नहीं है, उसके पास खुद अपना बहुत पैसा है। Exactly. तो अब ये जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है उसमें न्यूज क्लिक को बाहर आने में कई साल लग जाएंगे, अपनी बात साबित करने में, क्योंकि कानून बदल दिया गया है। तो अभी हम अडानी पे आते हैं कि अडानी का जो मामला है उसमें एक तो मामला ये हुआ कि जो पैसा वहां से लगा हुआ है, जो दो आदमियों का, एक अरबी और एक चीनी है, इन लोगों का जो पैसा है, ये पैसा अडानी साहब का अपना ही पैसा है या किसी और का है? ये ओसीसीआरपी की रिपोर्ट और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का ऐसा कहना है कि ये दोनों विनोद अदानी के पार्टनर्स हैं और इस चीज की जांच होनी चाहिए कि भाई ये विनोद अदानी का ही पैसा जो है ये गोल घूम के आया है। अब ये जांच फाइनेंशियल टाइम्स तो कर नहीं सकती, आपको ही मालूम है मीडिया के पास में कोई सर्च एंड सीजर के पावर नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज ही कर सकती है। भारत सरकार ही मांगेगी सिंगापुर से, मॉरिशस से डॉक्यूमेंट, कोई फाइनेंशियल टाइम्स मांगने जाएगा तो थोड़ा ना देंगे, या आप और मैं मांगने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो कंटेंशन जो है मेरा वो यही है कि प्रशांत भूषण हो चाहे जो भी लॉयर हो, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं इसको अपने पिटीशन में क्यों नहीं डाला, पहली चीज। दूसरी चीज जो मेरी नजर में थोड़ी गलत हो गई है, सेबी ने ओसीसीआरपी से डॉक्यूमेंट्स मांगे थे कि भाई आपने किन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे स्टोरी लिखी है जी। वो डॉक्यूमेंट्स ओसीसीआरपी ने सेबी को प्रोवाइड नहीं किए। उन्होंने बोला कि आप प्रशांत भूषण से लीजिए। तो ये बड़ा मतलब जुवेनाइल काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, बच्चों जैसा रिप्लाई मुझे लगा, क्योंकि भाई कस्टडी में तो वो ओसीसीआरपी की रिपोर्ट है। तो ओसीसीआरपी यदि वो रिपोर्ट नहीं देगा तो और बोलेगा प्रशांत भूषण से ले लो, तो लॉ का एक जो फर्स्ट ईयर का भी बच्चा है उसको समझ में आएगा कि दिस इज टेंटेड डॉक्यूमेंट। प्रशांत भूषण की लेकिन दो भूमिका हो सकती है। एक प्रशांत भूषण की भूमिका ये हो सकती है कि वो वकील है, वो आपको प्रोवाइड करेगा हमारे डॉक्यूमेंट हमारी तरफ से, हमारे बेहाफ पे। दूसरी भूमिका ये हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि प्रशांत भूषण नहीं है। अच्छा, नहीं है जी, नहीं ओसीसीआरपी के नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर वो ओसीसीआरपी के वकील रहते तो वो तो सवाल ही उठता, वो दे देते थे। उन्होंने अपनी एनजीओ के थ्रू केस डाला था। जी जी जी। अब सवाल ये उठता है कि भाई जब ओसीसीआरपी से डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपने हल्ला मचा दिया पूरा रिपोर्ट लिख के कि भाई अदानी गलत है, अदानी गलत है, अदानी गलत है। पर जब आपको एविडेंस देने के लिए बोला सेबी ने, तो आपने क्यों नहीं एविडेंसेस दिए? ये एक बहुत ज्यादा मतलब ये चीज और बताइए, मिस्टेक हुई है ओसीसीआरपी से। जी, एक चीज और समझने की जरूरत है कि ओसीसीआरपी ने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, तो अब वकील साहब जो गए हैं वो कोर्ट में वो उस मामले को लेके गए नहीं हैं। जो आप बात कर रहे हैं दो मामले, कि एक मनी लॉन्ड्रिंग
और दूसरा राउंड ट्रिपिंग, क्योंकि इस मामले में आपको याद होगा कि एक बड़ा ये भी मसला उठा था कि कुछ ऐसी कंपनियां बनाई गई, ऑफशोर कंपनियां, कुछ शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके पैसा रूट करके अडानी साहब के कंपनियों में लगाया गया। ये एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उन कंपनियों में जो पैसा है वो पैसा भारत का ही भ्रष्टाचार का पैसा हो, उन नेताओं का पैसा हो, बड़े नेताओं का पैसा हो, जैसा कि अभी अरविंद केजरीवाल ने तो विधानसभा में, हालांकि उस आरोप पे भी बात, वो अलग मसला है कि भैया ये तो अडानी साहब तो जो है चेहरा है, वो तो पूरी कंपनी मोदी जी की, उन्होंने तो ये बोल दिया इसके बेसिस पे। लेकिन ईमानदारी से, ये पॉलिटिकल बयानबाजी अलग चीज है। इतनी जांच होनी ही चाहिए थी कि वो जो पैसा अडानी साहब की कंपनी में लगा है वो किसका पैसा है, कहां से आया, वगैरह वगैरह। तो उस पैसे वाले पहलू को तो छोड़ दिया गया, उन्होंने जो कारोबार करने के तरीके अपनाए शेयर बाजार के, उसकी जांच हो रही है। वो जांच सेबी कर रहा है, तो अभी तक जो सेबी ने जांच की है उसको लेकर भी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया कि भाई सेबी ने जो जांच की है उसने ये पॉइंट छोड़ा या इस चीज को इग्नोर किया, इसको नजरअंदाज किया, यहां से क्लीन चिट दी। तो आप पूरी तरह से सेबी को भी सिर्फ डायलॉग पे, सोशल मीडिया में तो आप सेबी को कह सकते हैं, लेकिन सेबी को आप उसके लिए सीधे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये बात भी लॉजिकल लगती है, लेकिन प्राप्ति से हम समझ, प्राप्ति मैडम आपको समझाएंगी सेबी के इसके एक्ट में कहाँ क्या हुआ है एग्जैक्टली, है ना। मतलब सेबी कैसे सही है अभी तक, ये प्राप्ति ही आपको बेटर समझाएगी, बिकॉज उन्होंने एक एक क्लॉज और लॉ कानूनी नजरिए से, कानूनी नजरिए से आपके आंसर क्वेश्चन को। आप प्राप्ति जी बताएं आप क्या मसला है, और अनम्यूट कर लीजिएगा उसको। जी जी गिरजेश जी, पहली बात तो ये कि हाँ, हम सेबी के ऊपर अभी तक कोई तोहमत इसलिए भी नहीं लगा सकते क्योंकि सेबी ने जो भी जांच अभी तक की है जिन भी कंपनीज की, वो हमारे सामने तो आई नहीं। उसने जो रिपोर्ट दी है, जो भी अपडेट देना था, वो सुप्रीम कोर्ट के पास में है, एक्सपर्ट कमेटी जानता है, हमारी जानकारी में है नहीं। तो अभी हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो भी सेबी पर जो भी आरोप इस केस में लगे थे, जिन्हें प्रशांत भूषण जी ने आर्ग्यू किया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि देखिए सेबी ने नियम बदल दिए, जो ओपेक कंपनीज जो थी, जिसमें जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर है उसकी डेफिनेशन सेबी ने चेंज कर दी, और उस वजह से जो है किसका पैसा लगा है अल्टीमेटली एक फंड के थ्रू, ये हम जान नहीं पा रहे हैं। तो ये सेबी ने अपने हाथ खुद ही बांध लिए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सरकार ने नियम बदले हैं, सेबी ने नियम नहीं बदले। सरकार ने 2014 में नियम बदले थे पीएमएलए के, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके अंतर्गत जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर था कि एक अगर कंपनी है उसमें कोई एमडी कोई भी हो सकता है, कोई भी सीईओ हो सकता है, बट पैसा किसका लगा है, किसका ज्यादा स्टेक है, ये पहले पता होता था। ये 2014 के बाद से नॉर्म्स जो है थोड़े ढीले कर दिए गए, जिससे कि ये समझ में नहीं आता था कि भाई आपने अपने ड्राइवर को अगर बना दिया अपनी कंपनी का सीईओ, पैसा आपका लगा है, अब आपका पैसा जो है वो बाहर से इंडिया में आ रहा है, पर चेहरा किसका है, तो आपके ड्राइवर का है। कभी पता नहीं चलेगा कि भाई अल्टीमेट कौन किसका पैसा लग रहा है। तो ये नियम, और पहले ये बताना पड़ता था कि ड्राइवर भले ही सीईओ है लेकिन पैसा किसका लगा है बताइए, उसको इन्होंने हटा दिया, इसको इन्होंने, मोदी सरकार ने इसको रिलैक्स कर दिया ताकि पता ही ना चल सके कि कौन आदमी अगर इधर उधर से पैसा लगा रहा है, नेताओं का काला धन लग रहा है, कुछ लग रहा है। क्योंकि ये भी एक चीज हम सब जानते ही हैं कि कैसे विदेशी कंपनियों में पैसा गलत तरीकों से जाता है। जैसे अभी एक अडानी साहब के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने सिंगापुर से कोयला मंगाया था, उसका दाम बढ़ा दिया था। तो इस तरह से चीजों के दाम बढ़ा के पैसा चला जाता है। अगर मान लीजिए भारत में कोई एक कंपनी है, उसको बाहर पैसे भेजने, तो हवाला से क्यों भेजेगी? उसको 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ रुपए अगर भेजने हैं तो हवाला से नहीं भेजेगी, वो 2000 करोड़ रुपए में एक माचिस की डिब्बी खरीद लेगी। ठीक है, वहां पर भी नियम है, लागू होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजों में लागू नहीं होते, सॉफ्टवेयर में नहीं होते, बहुत सारी चीजों में नहीं होते हैं। तो पता चला कि 2000 करोड़ रुपए, हाँ उदाहरण लेके चले, हाँ छुपाया जा सकता है। मतलब कंसल्टिंग दे रहे हो, हाँ कंसल्टिंग बिजनेस कर रहे हो, कंसल्टिंग प्रूव करते बैठो कि कंसल्टिंग नहीं है। राजीव रंजन सिंह बैठे हुए हैं वहां पे मॉरिशस में, हमने उनसे कहा कि भाई सलाह दे दो, हम आपको 20,000 रुपए देंगे। राजीव रंजन सिंह को हमने 20,000 रुपए भेज दिए, राजीव रंजन सिंह के कंपनी में चले गए। बाद में वो कंपनी 20,000 करोड़ रुपए के साथ में
राजीव रंजन सिंह ने 200 रुपए में दूसरी कंपनी को बेच दी मॉरिशस की। वो मॉरिशस की कंपनी 20,000 करोड़ की मालिक बन गई। दोनों का अधिकार है, बेच सकते हैं नहीं बेच सकते हैं। क्या हुआ, जो रिश्वत का पैसा मैं दूसरे आदमी को देना चाहता था वो राजीव रंजन सिंह को दिया कंसल्टेंसी के नाम पे। राजीव रंजन सिंह से वो पैसा चला गया जिसके पास जाना चाहिए था। बाद में वो आदमी वहां से अडानी साहब के या किसी और व्यक्ति के वहां से शेयर खरीद रहा है आराम से, वो बन गया एफडीआई। नेताजी का चोरी का पैसा एफडीआई बन के, और वो यहां सीधे चोरी का पैसा नहीं लगा सकते थे शेयर बाजार में, वहां से आके लग गया। तो इसमें क्या हो गया, राउंड ट्रिपिंग भी हो गई और मनी लॉन्ड्रिंग भी हो गई। तो इस तरह के जो कांड हो रहे हैं, इस तरह के कांड होने की जो संभावना थी इस पूरे अडानी मामले में, उसको लेकर किस तरह से यहां पर चूक हुई और किस तरह से ये मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं लाया गया, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। एक सवाल और भी है कि प्रशांत भूषण जैसे बड़े लॉयर जो बहुत एक्टिव रहते हैं अलग अलग सामाजिक मामलों में, वो इतनी कमजोर तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट जा सकते? ये अगर मतलब मुझसे पूछा जाए तो मैंने जब जजमेंट पढ़ा तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है कि इस तरीके का, मतलब मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत पढ़ रही हूँ या मेरे समझने में कोई गलती हो रही है, या फिर मतलब जी ये कैसे हो गया, मतलब उससे जी ज्यादा जी और कुछ बोला नहीं जा सकता। पर आप देखिए कि जी कैसी कैसी चीजें पिटिशन जो जजमेंट है उसमें लिखा हुआ है। एक तो पहली बात है कि आप कंटेंशन लेके जा रहे हैं कि जी सेबी से अकेले जांच मत करवाइए, सेबी से मत जांच करवाइए, आप एसआईटी बिठाइए। चलिए ठीक है, एसआईटी बिठाइए तो क्यों बिठाए, सेबी से क्यों नहीं जांच करवाए? तो सेबी जो है वो इरेगुलरिटीज कर रही है। इरेगुलरिटीज कैसे, जैसे हमने ये डिस्कस किया, ये जो रूल है ओपेक कंपनीज का, जिसमें अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर्स का पता नहीं चल पाता है, तो उनका कहना था कि सेबी ने ये रूल चेंज किए हैं और सेबी के रूल चेंज करने की वजह से इस तरीके का कांड हो गया। तो अब सेबी जो है, सेबी के रूल, क्योंकि सेबी ने रूल चेंज किया तो सेबी ही दोषी है, सेबी भी दोषी है, तो सेबी कैसे जांच करेगी? जबकि रियलिटी ये है कि ये सारी बातें जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने डिस्कस हो चुकी है, एक्सपर्ट कमेटी के सामने डिस्कस हो चुकी हैं, और ये जी मई में डिस्कस हो चुकी है। आप पिटिशन बना रहे हैं अक्टूबर नवंबर में, जब आप अपीयर हो रहे हैं तब ये बातें कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि सेबी ने उसके बाद नॉर्म्स टाइट किए हैं 2018 जी से, और ये पिटिशन में रिक्वेस्ट जाती है कि नॉर्म्स को टाइट कीजिए। अरे नॉर्म्स ऑलरेडी टाइट हो चुके हैं 2018 से जी लेके 2022 के बीच में, बार बार चेंजेस होके वो ज्यादा से ज्यादा कड़े हो रहे हैं, जो कि सेबी ने कॉग्निजेंस लिया है। जी तो आपको क्या ये पता नहीं जी है, आप फिर भी नॉर्म्स टाइट करने की बात कर रहे हैं? तो भाई आप फिर बता दीजिए कि भाई और कितना टाइट करें और क्या करें, वो भी नहीं क्लियर है। दूसरी बात ये है कि आप बात करते हैं कि सेबी ने कॉग्निजेंस नहीं लिया। डीआरआई ने एक लेटर लिखा था सेबी को, जिसमें कि अडानी जी पर ये मतलब आक्षेप लगा था, ये जांच हो रही थी कि पावर के कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो बाहर से जो इंपोर्ट हुए हैं वो ज्यादा दाम पर इंपोर्ट हुए, डीआरआई इनको जांच कर रही है, और ये फ्लैग किया गया था सेबी को। और ये इस पिटिशन में ये कहना है कि देखिए सेबी ने इस पे कोई जांच नहीं की, इसलिए सेबी गलत है। मामला ये है कि जब डीआरआई ने ये फ्लैग किया था, ये बात सही है, सेबी ने उसके बाद जो हुआ कि ये जो केस है ये खारिज हो गया। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी जी के अगेंस्ट में कुछ प्रूफ ही नहीं हुआ, जी ये खारिज हो गया। कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, ये ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इन्होंने कोई कोई गलती नहीं की है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। अब एज अ, और आप अब बोल रहे हो कि दिक्कत ये है सेबी ने कि क्यों हम एक्शन नहीं लिया? अपने हिंदुस्तान के, हमको लगता है कि हिंदुस्तान का जो इस सुप्रीम कोर्ट है, हमको ये लगता है कि एक कपिल सिब्बल ने जिस दिन राम जन्मभूमि का, माफ कीजिए, धारा 370 में फैसला आने वाला था, सुबह सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कुछ मुकदमे हारने के लिए भी लड़े जाते हैं। इस ट्वीट के काफी मतलब थे। अब यहां जो मामला, जिन लोगों का मामला है, प्रशांत भूषण का मामला है, बाकी लोगों का मामला है, तो इस समय में हम ये भी नहीं सोच सकते कि ये मुकदमा हारने के लिए लड़ा गया होगा, क्योंकि प्रशांत भूषण वगैरह हमेशा बड़ा गंभीरता से इसको लड़ते रहे। लेकिन इस मामले में बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने गंभीर वकील से ऐसी गंभीर गलती कैसे हो गई, ऐसी तैयारी की कमी कैसे हो गई, और इतने बड़े महत्वपूर्ण विषयों पे
पिटीशन क्यों नहीं गया? आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी? प्राप्ति जी। वजह मुझे अगर मैं ईमानदारी से सोचूं और किसी पे कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहती हूँ, बट मेरा ये मानना है कि हमारी एक आदत है कि हम अपने आप को बस विक्टिम ही मानते हैं। हमें सिर्फ ये बोलना है कि भाई देखो कोर्ट ने ये गलत किया, मेरे साथ ये गलत हो गया। ये जो एक आदत है कि हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं। मैं प्राप्ति बनर्जी हूँ, मुझे सब पता है। मैं फलाना हूँ, मुझे सब पता है। मैं ही सही हूँ और मेरा कहना ही सही है। आप अगर कोर्ट के सामने तैयारी करके नहीं जाएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा वकील हो, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट आपको सुनेगा। तो अब ये तैयारी आपने क्यों नहीं की? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस था या कोई और वजह थी? मैं तो नहीं जान सकती। मतलब ये कयास लगाना मेरे द्वारा तो संभव नहीं है। पर जो स्ट्रैटेजी होती है कि आप एक केस को कैसे लड़ेंगे, जैसे आप क्रिकेट में भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फुटबॉल खेलने में भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक टीम की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पहली बात तो यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस सब मिलके पड़े हुए हैं कि जी आप स्ट्रैटेजी में गलती कहाँ है। कि पहली बात कि आप मनी लॉन्ड्रिंग का विषय ही नहीं ला रहे हैं, आप राउंड ट्रिपिंग का विषय नहीं ला रहे हैं, आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को नहीं ला रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। भाई आप पिटीशन नहीं करेंगे तो कहां से होगा? दूसरी बात यह है कि आप जब पिटीशन करते हैं तो आप आर्ग्यूमेंट किस चीज का रख रहे हैं और एविडेंसेस क्या दे रहे हैं? आप बात कर रहे हैं कि सेबी ने गलती की है और आप कोट कर रहे हैं ओसीसीआरपी की रिपोर्ट। अरे भाई ओसीसीआरपी की रिपोर्ट से सेबी का कोई लेना देना नहीं है। आप एविडेंसेस पर्टिनेंट दीजिए ना। आप आर्ग्यूमेंट, अगर मैं कहती हूँ कि गिरिजेश जी काम नहीं कर रहे हैं और मैं एग्जांपल देती हूँ राजीव रंजन सिंह जी क्यों नहीं काम कर रहे हैं, तो वो गिरिजेश जी पे नहीं लागू होती है। तो आप क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है आपको न्याय मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट कोई मतलब उसके पास कोई भगवान की देन तो है नहीं। अगर देखा जाए जस्टिस चंद्रचूड़ को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ के नजरिए से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उल्टा फटकार लगाई है कि भैया ये क्या लेके आ गए हो, घड़ी आपकी खराब थी, आप रेडियो ठीक कराने के लिए आए हो, है ना? तो अब आप रेडियो ठीक कराने के लिए ले आए हो, इस बात के लिए डांट पड़ रही है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, खराबी बता नहीं पा रहे हो। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। देखो देखिए, बड़े ही इंटेलिजेंटली जो स्पॉटलाइट है, वो स्पॉटलाइट अदानी से हटा के सेबी पे डाल दिया गया। अब ये स्पॉटलाइट यदि अदानी की स्ट्रैटेजी होती तो मुझे समझ में आता, बट ये काम, ये गलती पिटिशनर और उनके लॉयर से भी हो गई। ये मुझे ताज्जुब हो रहा है। आप हर बार सेबी की गलती बोल रहे हो कि सेबी गलत है, सेबी गलत है, सेबी गलत है। भाई सेबी के अपने पावर्स हैं। सेबी को जो नियम कानून दिए गए हैं, जो भारत सरकार ने बनाए हैं, सेबी उसी नियम कानून में बंद के काम कर सकती है। सेबी कोई अलग से तो ये करेगी नहीं। सेबी फॉरेन जुरिस्डिक्शन में जाके जो है वो भारत सरकार के ही द्वारा जाएगी। सेबी डायरेक्टली तो अप्रोच करेगी नहीं। तो सेबी को यदि आप लेके आ रहे हो और सेबी के ऊपर में यदि आप क्वेश्चन मार्क डाल रहे हो, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि भाई उसको जो भी रूल्स दिए गए हैं वो डिफाइंड रूल्स में ही वो काम करेगी। ठीक है राजीव जी, एक चीज और बताइए, अब इस पूरे घटनाक्रम हो गया, बीजेपी तो बहुत बुरी तरह से चाह रही थी कि इस चुनाव से पहले अडानी को क्लीन चिट मिल जाए, और अडानी के पीछे सोरोस पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, राहुल गांधी सोरोस के लिए काम कर रहे हैं टाइप के वो ब्लेम गेम खेल रही थी। इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट बता रहा हूं मैं, ताकि चुनाव आने से पहले वो अपना चेहरा साफ लेकर सबके सामने आ सके कि भाई अडानी के मामले में कुछ नहीं हुआ। तो जिन लोगों ने भी ये मेहनत की थी, भले ही अपने फायदे के लिए की थी, हिंडनबर्ग ने, या ओसीसीआरपी की रिपोर्ट थी, या फाइनेंशियल टाइम्स ने की, जिन जिन लोगों ने इसमें मेहनत की, आपने, हमने, सबने मेहनत की, और इस पूरे मामले में अब उनकी मेहनत में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो भारत में अभी तक जांच हुई ही नहीं है, वो कौन कौन से काम हुए हैं जिनकी अभी तक भारत में जांच ही नहीं हुई है। और जब जांच नहीं हुई है तो जाहिर बात है कि वो बगैर जांच के क्लीन चिट हो गई। और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी जो लोग गए हैं उनमें से कोई इस तरह के गंभीर मसलों को लेकर नहीं गया जिसपे सचमुच अडानी बुरी तरह फंस सकते थे। उन मसलों को नजरअंदाज कर दिया गया और वो मसले लेकर जाए गए जिनमें अडानी जो है वो उतनी बुरी, उतने गंभीर मामलों में नहीं फंसने वाले थे,
और उनमें भी जो तर्क दिए गए, जो तथ्य रखे गए, वो अजीबो-गरीब थे, वो ऐसे थे जो वहां लागू नहीं होते थे। इसलिए ये जो गलती हुई है, इसके कारण उनको फायदा हुआ है। तो कौन-कौन सी वो चीजें हैं? मेरा सवाल ये है, जो छूट गई, बगैर जांच के चली गई, अभी तक उनकी कोई जांच ही नहीं हुई, वो कौन-कौन सी चीजें हो सकती हैं? प्राप्ति, आप इस क्वेश्चन को लीजिए, मैं बाद में फिर कमेंट करता हूं। आप पहले इस पे अपना डाल दीजिए कानूनी जी, पक्ष जी। जी, जी देखिए, जो पिटिशंस नहीं लगे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नहीं लगे हैं। एक जी, डीआरआई ने एक चीज पे जांच की थी, जो जो जी, पावर इक्विपमेंट्स को की जो ओवर इनवॉइसिंग थी, उस मामले में डीआरआई हुँ, ने जांच की थी। उसका जो केस बना था वो अडानी के पक्ष में आया। उसको अगर छोड़ दे तो भी ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में कोल की ओवर इनवॉइसिंग के बहुत सारे आक्षेप हैं। तो उस मामले में किसी तरीके की जांच का कोई पिटिशन नहीं लगा है। दूसरा जो है, आप अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी ग्रीन के ऑडिटर्स को लेकर भी क्वेश्चन मार्क उठाया है कि एक छोटी सी मतलब 11 लोगों की एक कंपनी है जो इतने बड़े जी, एंटरप्राइज का ऑडिट करती है, और जो मतलब ऑडिट के सिग्नेटरीज हैं वो जी, ऐसे जी, 23-24 साल के बच्चे हैं, जो जी, मतलब जिनके पास वो उतना एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत बड़ा जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी इश्यू बनता है कि भाई ये। तीसरा ये है कि डिलॉयट जैसी जो ऑडिटिंग फर्म है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए अपने कि हम इन्हें नहीं ऑडिट कर सकते क्योंकि ये जो है मिसरिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड्स है। तो डिलॉयट की बात किसी कहीं पे भी नहीं उठी है, ना इस पिटिशन में भी नहीं उठी है। तो ये जी, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें तो बहुत ही गंभीर तरीके से ओवरलुक की गई हैं। इस पूरे मामले को समेट कर बहुत ही प्यार से ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया गया है जहां पे कम नुकसान होगा, वो है शेयर मार्केट। उसमें भी पता नहीं कितना पता चलेगा क्योंकि पीएमएलए के रूल्स बदल दिए गए थे। तो ये सारी गड़बड़ियां मुझे दिखती हैं। लेकिन राजीव जी, आप पीएमएलए के जो रूल बदले गए हैं, उसमें एक क्लॉज़ ये भी है कि अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एक्शन हो सकता है। पीछे भी कभी कोई घोटाला हुआ है, उस पे भी लपेटा जा सकता है। एक टिप्पणी और मेरी नज़र पड़ी थी अखबारों में, और वो टिप्पणी ये थी कि इन्होंने ये टिप्पणी भी कहीं आई है कि ये जो हिंडनबर्ग है, उसने अपने फ़ायदे के लिए क्या हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स को, शॉर्ट सेलर्स ने नुकसान पहुँचाया है, ऐसी एक टिप्पणी थी। और उसके बाद में सेबी ने कुछ शॉर्ट सेलर्स को लेकर नियम भी बदले हैं। तो इंट्राडे देखिए, ट्रेडिंग को लेके बहुत सारे, मैं समझता नहीं हूँ। राजीव, इसमें क्या ये लग रहा है आपको? ये राजीव चूँकि आपसे जुड़ा हुआ विषय भी, और अभी आपकी टिप्पणी बाकी है, आप अभी प्राप्ति को देकर चले गए थे। देखिए, ये जो शॉर्ट सेलर्स का इन्वेस्टिगेशन करना है, करे, जी, खुशी-खुशी करे, कोई दिक्कत नहीं है। बट सवाल ये जी, उठता है, देखिए इसमें 3-4 चीज़ें हैं, जो शक के दायरे में। पहला ये कि यदि ये इतना ही हिंडनबर्ग बड़ा दानव है, रावण है, तो भाई अदानी ने इनको सू क्यों नहीं किया? अदानी ने इनके अगेंस्ट क्यों नहीं केस फाइल किया है अभी तक? पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज आप ये समझिए कि शॉर्ट सेलिंग इंटीग्रल पार्ट है मार्केट का, मार्केट मैकेनिज्म का। आप शॉर्ट सेलिंग को रोक नहीं सकते। यदि आपके पास में 10 करोड़ के शेयर्स है और आप उसमें से अपने आप को हेज करना चाहते हो कि अगर प्राइसेस नीचे गिरे तो मेरे पूरे 10 करोड़ के ऊपर में इंपैक्ट ना आए, तो आप क्या जी, करोगे? आप फ्यूचर ऑप्शंस में कुछ शॉर्ट शेयर्स को शॉर्ट कर दोगे। ठीक है, 2 हुँ, करोड़ 3 करोड़ के, कि अगर नीचे भी आए तो एटलीस्ट ये पार्ट मेरा बढ़ जाए। ठीक है, तो हुँ। आप शॉर्ट सेलिंग हेजिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। आप उसको रोक नहीं सकते, उसके बिना कैपिटल मार्केट फंक्शन करेगा ही नहीं। पर मुद्दा इसमें से ये आपकी है कि कोई भी जब बात, इन्होंने, आपने जो कहा ना, ये चूँकि हाँ, विद्वानों की बड़ी भारी समस्या है। अब आपने विद्वानों वाली बात कह दी, नहीं जो नहीं नहीं, आपको मैं शायद प्राप्ति जी को समझ मैं में आ गई इसको होगी, मुझे नहीं आई। समझाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए जब 2 लाख, हेजिंग-वेजिंग, शॉर्ट सेलिंग, ये इंट्राडे वगैरह कुछ समझ में नहीं आता। इसको सरल नहीं बताइए ठीक है, एकदम। 2 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ जब मार्केट कैप गया 2020 से लेके 2022 के बीच में, तो जब जी, शेयर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं अदानी ग्रुप के, तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, आप बोल रहे हो नहीं नहीं वो सब ठीक है, जो 2 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ गया वो जेन्युइन है। पर जब 20 लाख करोड़ से वापस जब 7 लाख 8 लाख करोड़ पे आया, तो आप बोल रहे हो नहीं, ये गलत है, ये शॉर्ट सेलर्स ने किया है।
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाता है पूरे की पूरी चीज के, इस पूरे इशू को एक प्रेजेंट करता है कि जब ऊपर जा रहे जी हैं जी शेयर प्राइसेस, भाई मुद्दा तो यही है कि अदानी के शेयर्स को अनाप शनाप भगा दिया गया, 2 लाख करोड़ से जी 20 लाख करोड़ पहुंचा दिया गया। तो जी यदि वो क्राइम नहीं है तो 20 लाख करोड़ से यदि 8 लाख करोड़ आया तो वो कैसे क्राइम हुआ? तो ये जी दोनों तरफ से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो आपका पहला सवाल था कि क्या जी छूट रहा है, छूट ये रहा है कि हाँ 2 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ जो गया, उसके अंदर में आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो कि भाई वो जेन्युइन ये था? आज तक इनके कई शेयर्स जो हैं वो हिंडनबर्ग, प्री हिंडनबर्ग प्राइसेस तक पहुंचे ही नहीं है, कई हैं, ठीक है? तो ये कैसे उस टाइम में ऊपर चले गए थे? दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि LIC, SBI इनकी जो भूमिका है, हालांकि पिटीशन में मांगा भी गया था, जी ये जी इनके क्या नॉर्म्स हैं इन्वेस्टमेंट करने के, इनके नॉर्म्स क्या है? ये अपने डिस्क्रिशनरी पावर से इसके ऊपर के आला अधिकारी जो बैठे किसी भी कंपनी में पैसे डाल सकते हैं क्या? वो क्या है और जी किस लेवल तक ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ठीक है, जी उसके ऊपर में अभी तक कोई LIC या SBI के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, क्योंकि ये आपका मेरा पैसा है, इसका जी उपयोग कैसे करना है उसके नॉर्म्स बनने चाहिए, उसके ऊपर में कोई जी जानकारी नहीं दी गई। तीसरा, मनी लॉन्ड्रिंग, बार बार बोला जा रहा है चीनी नागरिक जो एक दुश्मन देश है, चैंग चुंग लिंग, और ये नासिर अली शब्बान अली जो अरबी व्यक्ति है, इनके संबंध जो है वो विनोद अदानी के साथ में क्या है, इसकी जांच होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा, जो संबंध मतलब सबसे दोस्ती हो इंपॉर्टेंट, सकती है, आप क्लब जा सकते हो, आप हॉर्स राइडिंग साथ में कर सकते हो, लेकिन यहाँ जी, पैसे वैसे के लेन देन के क्या संबंध है, ये बड़ा मसला है। क्या उन लोगों के जो फंड हैं, उनकी जो कंपनियां हैं, उनमें विनोद अडानी पैसे लगाते हैं और विनोद अडानी के पैसे वो अपने नाम से लगा रहे हैं, ये संबंध। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जी चौथा ये कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की भूमिका की जांच होनी चाहिए कि आप जो है, आपके जो अलग अलग विंग्स हैं, इनके बीच में कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन कैसे नहीं हो रहा? भाई इतना अहम मुद्दा है जिसपे देश की इमेज टार्निश हो रही है, और सेबी बोल रहा है कि भाई हम इनको बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट करो, हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। ईडी बोल रहा है कि भाई ये जो भी इन्होंने हमें बताया, ये सिर्फ मतलब इसमें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, तो हम क्या इस पे एक्शन लें? तो भाई इनके नॉर्म्स होने चाहिए। मतलब सेबी को जो लगता है कि हम एविडेंस दे के बात कर रहे हैं, वो ईडी को नहीं लग रहा कि एविडेंसेस है। ये क्लियर कट लिखा है सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी में। तो सेबी सही है कि ईडी सही है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो आपके सेबी, ईडी, DRI, CBDT, IT सब तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। तो इनके बीच में क्या तारतम्य होना चाहिए, इनके क्या नॉर्म्स होने चाहिए, क्या एक्शनेबल इंटेलिजेंस है? एक्शनेबल इंटेलिजेंस जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ा है पिटिशनर्स को, प्रशांत भूषण जी को, वकीलों को, वो यही लताड़ा कि आपने हमको अपने पिटिशन में कोई भी एक्शनेबल इंटेलिजेंस या एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं किए। तो एक्शनेबल इंटेलिजेंस या एविडेंस के अभाव में हम कैसे SIT गठित कर दें? तो ये जो वकील लोगों की जो भूमिका है, ये भी इन्वेस्टिगेशन में होनी चाहिए कि आप वो तो पिटीशन ठीक है, लाके लेकिन सिर्फ मैं हल्ला दूसरी बात मचा कह रहा हूँ, वकीलों की भूमिका कोई अलग मसला हो गया। मैं जी, ये तो चलिए ठीक है, आपका जवाब जो है उसमें बहुत सारी चीजें मुझे लग रहा है फिर भी कि जैसे कौन-कौन सा घोटाला इन रिपोर्ट्स के मुताबिक किया गया था, मैं ये जानना चाहता था। जिस घोटाले पे अभी तक कोई सवाल सुप्रीम कोर्ट में किसी पिटिशनर ने नहीं उठाया, तो चलो वो छूट गया। अब एक इन बातचीत के बीच में, अभी आप उसको बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इस बातचीत के बीच में घोटाला मतलब ऐसा नहीं वो कैसे पैसा आया, कौन सा पैसा था, भाई उन्होंने तो बड़ा सिलसिलेवार तरीके से रिपोर्ट किया था ना। एक सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि गड़बड़ियां वगैरह नहीं पाई गई हैं। वो रिपोर्ट भी क्या एक बहुत छोटे से पहलू को एड्रेस करती थी, जिसकी वजह से वहां से एक मैसेज ये आया कि अडानी साहब को क्लीन चिट मिल गई। ये क्या मसला था, इस पे आप दोनों बताइए। नहीं उन्होंने तो लिख के दिया ना कि क्लीन चिट जो है, मतलब हमको अभी तक जो भी हमने अपना किया, हमने जो भी जांच किया, उसमें हमको सब कुछ ठीक लग रहा है। अब सेबी को आगे जांच करना है, तो सेबी क्लीन चिट देगी, हम जो है पूरी तरीके से नहीं देंगे, बट हम संतुष्ट है हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया। वो ठीक किस है, किस चीज से अब संतुष्ट थे, उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन की? उन्होंने इन्वेस्टिगेशन यही किया कि भाई ये जो मैंने बोला कि 2 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ चले गए,
तो सेबी ने इनको बताया कि नहीं नहीं, मतलब वो खुद तो इन्वेस्टिगेशन कुछ कर नहीं सकते थे, वो सेबी, ईडी, डीआरआई इनसे ही पूछते, ठीक है, उनके जी स्कोप ऑफ वर्क में नहीं था, वो पावर उनको नहीं दिए गए थे, उनको सिर्फ बोला जी गया था कोऑर्डिनेट करके इंटेलिजेंस गैदर करो। तो जी उन्होंने यही बताया कि भाई ऐसा है कि सेबी का मानना है कि जिन जिन एफआईएस ने इसमें पैसे डाले हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, उन्होंने कोई कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं डाले इसके शेयर प्राइसेस को ऊपर ले जाने के लिए, वो बड़े रैंडम हुए हैं। तो ये ओके। सेबी ने उनको बताया, इन्होंने मान लिया, ठीक है। तो अब उसका क्या आधार है, क्या ये है, ये भगवान जाने, मतलब किस बेसिस पे ये चीज कहा गया है। अब इसको तो इसको प्राप्ति जी, इसको समेटने के लिए हम इस पे पहुंचते हैं एक सवाल, हालांकि ये अलग तरीके से पुरानी सवाल पूछ रहा हूं। अब किस किस चीज पे एक पिटीशन आनी चाहिए तगड़ी वाली, हिंदुस्तान के वकील सुन रहे हैं, जैसा कि अब अपना वीडियो सब लोग देखते सुनते समझते हैं, तो उनमें से कोई आगे आके कोई अगर पिटीशन डालना चाहे, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे क्या क्या बातें लेके सुप्रीम कोर्ट आज जाने की जरूरत है, जिसको हमारे वकील साहिबान ने अभी तक छोड़ दिया है या पिटिशनर्स ने छोड़ दिया है? देखिए, सबसे पहले तो मतलब ये मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है कि मेरे जैसा कोई आकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये मतलब उसको ये बातें कहनी पड़ रही है, जबकि हमारा ऑपोजिशन जो है हमेशा पार्लियामेंट के अंदर और अभी पार्लियामेंट के बाहर तब से चिल्ला रहा नहीं, है वो ठीक है, वो जस्टिस ठीक है, वो चाहिए। ठीक है, वो तो हमारा विचार पक्ष हो गया। मैं मुझे स्पेसिफिक जानकारी, मतलब जानकारी के तौर पे कि ठोस बात इसमें वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो इस मामले पे निष्पक्ष जांच हो सकती है, अडानी का अगर दोष है तो वो सामने आ सकता है देखिए, पहला इस तो मामले में। जो जो मुझे समझ में आता है, और मैं मेरी जानकारी, मतलब ये मेरी जानकारी के हिसाब से मेरे मेरे पर्सनल जी विचार है। पहला तो ये है कि देखिए, जो कोल इंपोर्ट के मामले में इतना विस्तृत जो रिपोर्ट में दिया गया था ओसीसीआरपी के, और ये सारे जो प्राइसेस हैं ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहते हैं कि किस दिन कोल जी के इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइसेस थे, और जी गुजरात गवर्नमेंट ने किस प्राइस पे खरीदा, ये सब भी आपको मिल सकता है। तो इस पे जो है जांच बहुत सीरियसली होनी चाहिए, क्योंकि ये इसका जो खामियाजा है वो कौन भुगत रहा है? जो बिजली खरीदने वाले हैं, हर महीने अगर 10-10 रुपए भी ज्यादा दे रहे हैं, तो यही 10 रुपए जो है वो मतलब ये बाहर जा रहे हैं, और यही बाहर से आ रहे हैं, कंपनीज में लग रहे हैं। अगर यही तो राउंड ट्रिपिंग होती है, तो इसी ये पे राहुल गांधी का इसका बहुत मजाक उड़ा रहे हैं लोग, वो लोग जाके सोशल मीडिया पे, जो उन्होंने कहा सरल करके कि भैया आप बिजली का बटन ऑन करते हो तो पैसा अडानी जी के पास जाता है, तो इस जी बात को लेकर बिल्कुल। उनका लोग मजाक उड़ा रहे अगर हैं, अगर अगर जबकि ये गंभीर ये मसला है। अगर कोल ज्यादा ज्यादा कीमतों पे खरीदा गया है, और उस कोल को गुजरात गवर्नमेंट ने ज्यादा कीमतों पर खरीदा है, और तो उसका खामियाजा तो कंज्यूमर्स ही भुगत रहे हैं, बिजली का बिल हम ही दे रहे हैं। तो अगर वो हम 1 रुपया भी ज्यादा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि किसी एक और ने रुपया नहीं, बदमाशी उसमें ये था कि भारत का जो कोयला था, हमारा घरेलू कोयला था, उसका 10 गुना दाम था विदेशी कोयले का, 8 और 10 गुना के बीच में वेरी करता था, और वो खरीदना मैंडेटरी किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि पावर जनरेशन के लिए आपको विदेशी कोयला 10% खरीदना ही पड़ेगा। तो अगर आप उस 10% का 10 गुना दाम देखो, तो अगर भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला कोई बिजली घर खरीदते हैं अगर, तो 1 लाख करोड़ रुपए का ही कोयला आपको अडानी से खरीदना पड़ेगा, जबकि अडानी उसका 10% ही कोयला देगा। तो वो जो दाम था 10 गुना वाला, वो जो दाम 10 गुना वाला वो कैसे तय हुआ, उसमें क्या धांधली हुई, ये आरोप उस रिपोर्ट में लगा हुआ फाइनेंशियल टाइम्स की। तो अभी जो जी निचोड़ निकल रहा है वो ये निकल रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की अगर जांच होती है, और जो उन्होंने आरोप लगाया कि भैया कोयला इतना महंगा था नहीं बाहर का, इन्होंने दाम बढ़ा दिया, तो जी वो जो चीज एक सामने आ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में उस मतलब डेली जो कोयले के प्राइसेस चलते हैं, उसके जी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा प्राइसेस एटलीस्ट उस रिपोर्ट में दिखाए गए हैं। तो इसकी जी जांच जी जो है वो होनी चाहिए, और उसके लिए वहां पे कैग भी शामिल हो सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी है, डीआरआई भी है, ये सारी सीबीडीटी है, ये सारे जो है यहाँ पे इस तरीके के ये मामलों तो में एक आप ये तो कोयले जी वाला मसला हो गया। अब दूसरा जी वाला एक मसला और भी था कि अडानी साहब जो है अपने दाम बढ़ाने के लिए जो उन्होंने फ्लोट अपना छोटा रखा हुआ था,
यानी मार्केट में शेयर बहुत कम छोड़े हुए थे, पिछले दरवाजे से सारे शेयर उन्होंने अपने पास ही रख रखे थे, तो वो थोड़े से शेयर का दाम बढ़ा देते थे और शेयर का दाम बढ़ जाता था। नहीं, उसकी तो जांच जांच हो गई, वो एड्रेस कर लिए, वो नहीं, सुप्रीम पर कोर्ट में जा चुका है मामला। नहीं, उसकी जांच होगी। देखिए वो जांच हो गई है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे बात हो रही है, ठीक है। मिनिमम आप जो बात करो, मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म्स 75% वाली है, पर उस जांच में क्या निकल के आया ये हमको मालूम नहीं है, क्योंकि सेबी ने अभी तक 24 में से जो 22 इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिए, उसकी रिपोर्ट साझा नहीं की है। पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट नहीं है, वो अभी भी बंद लिफाफे में होगी, मतलब वो हमको आपको नहीं मालूम है। तो जांच में क्या है ये नहीं मालूम है। देखिए, आपने बोला जांच क्या क्या चीजों की होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली जांच ये है कि ये नेशनल रिसोर्सेज एक एक करके कैसे अदानी के हाथ में आ रहे हैं, गवर्नमेंट और अदानी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। स्पॉटलाइट सेबी के ऊपर में डाला गया है, स्पॉटलाइट अदानी पे होना चाहिए, स्पॉटलाइट गवर्नमेंट पे होना चाहिए, और स्पॉटलाइट होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदानी के रिलेशनशिप क्या है, क्या क्यों जो है वो एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट एसेट जो है इंडिया के वो अदानी के पास में जा रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो अभी होना चाहिए वो होना चाहिए चैंगचुंग लिंग, नासिर अली, शब्बान अली और विनोद अदानी, इनके संबंध क्या है आपस में, इनके फाइनेंशियल रिलेशनशिप क्या है आपस में। तीसरा मनी लॉन्ड्रिंग और राउंड ट्रिपिंग के एस्पेक्ट पे कि जो पैसा आ रहा है सिंगापुर, मॉरिशस, इनका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है वो अभी तक मिल नहीं पाया है, उस चीज के ऊपर में जांच होनी चाहिए। चौथी जांच जो होनी चाहिए वो इस चीज के ऊपर में होनी चाहिए कि डीआरआई ने जो पहले केस जो इनके पास में था, जो डीआरआई ने पावर इक्विपमेंट्स का हायर प्राइजेस पे आए थे, उस हायर प्राइजेस के इंपोर्ट में अदानी ने कहा था कि विनोद अदानी की कंपनी जो है वो आर्म्स लेंथ पे है, इसलिए हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए। अभी बोल रहे कि नहीं, विनोद अदानी जो है वो रिलेटेड पार्टी है, तो तुम उस टाइम झूठ बोल रहे थे कि तुम आज झूठ बोल रहे हो। तो अगर यदि उस टाइम तुमने झूठ बोला है तो उस टाइम जो डीआरआई का केस था उसको फिर से खोलना चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि भैया ये इक्विपमेंट्स और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो दिए गए थे विनोद अदानी की कंपनी को, तो ये तो आपने अपनी कंपनी को दे दिए, बिकॉज इट्स अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो अभी आप बोल रहे हो। पांचवी जांच जो होनी चाहिए वो ओसीसीआरपी ने जो इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, चैंगचुंग लिंग, नासिर अली, शब्बान अली और इसका, इसमें ओसीसीआरपी ने और जो वकील हैं इंडिया के अंदर में, इन लोगों ने हल्ला मचाने के बाद एविडेंसेस क्यों नहीं प्रोवाइड किए गवर्नमेंट को, इस चीज की भी जांच होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूं याचिकाकर्ता को भी सवाल के घेरे में आप डालो कि भाई आपने हल्ला बहुत मचा दिया, नाम बहुत कमा लिया, अब नाम कमाने के बाद में जब आपकी बारी आई एविडेंसेस देने की तो आपने बोल दिया कि नहीं, हम हमारे पास कुछ हम एविडेंसेस नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो आपने तो कोर्ट का समय बर्बाद किया है भाई। आप तो यहां भी जांच होनी चाहिए कि इतना हल्ला क्यों मचाया गया। देखिए अंग्रेजी में कहावत है, ओनली क्राइंग बेबी गेट्स द मिल्क, यानी आप जो बच्चा रोता है उसी को दूध मिलता है। आप मुद्दे को गरमाओ 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 और उसके बाद में उसका दूध निकालो, मिल्क निकालो, एकदम ऐश करो। तो ये जो चीज है, ये सारे मुद्दे, पहलुओं, बिंदुओं के ऊपर में जांच होनी चाहिए। हालांकि हम अभी कभी किसी की नियत पे इस वक्त सवाल नहीं उठा सकते और हमको नियत पे सवाल हम उठा भी नहीं बात कर रहे हैं, हम तो जांच, हम ये सोच रहे हैं कि हाँ हुआ कैसे, ये पता लगना चाहिए कैसे हुआ, क्या हुआ। और बहुत अच्छी बातचीत रही, मेरे ख्याल से कुछ छूटा नहीं है इस पूरे मामले में। और जो बड़ी चीज है जो हमको पता चलनी चाहिए और जो इस देश को पता चलनी चाहिए वो ये चलना चाहिए कि भाई जिस जिस तरह के आरोप अभी तक लगे हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, उन रिपोर्ट्स को भरोसा मत करो। हम ये नहीं कह रहे कि वो रिपोर्ट सही है, हम ये नहीं कह रहे हिंडनबर्ग सही है, हम ये नहीं कह रहे ओसीसीआरपी सही है, फाइनेंशियल टाइम्स सही है, कोई भी सबको गलत मान लो, लेकिन जांच कर लो, उसके बाद गलत मानो। आप चेक कर लो। तो अभी तक हो ये रहा है कि सब शोर शराबा ज्यादा हो रहा है, ना तो सुप्रीम कोर्ट में कोई ढंग से इन मामलों को लेके गया, सबूत गवाहों के साथ में, सही अर्जी सुप्रीम कोर्ट के सामने ही लगाई, भाई हम करना क्या चाहते हैं, है ना। आप पहुंच गए, साहब कान साफ कर दो, कान साफ कर दो, कान साफ कर दो, उसने कान साफ कर दिया, अब पता चला कीड़ा पेट के अंदर है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो आपको जो है प्रॉपर तरीके से उसको जाने की जरूरत है। और इसमें अचरज की बात ये जरूर है, एक सवाल बड़ा जरूर है कि इस देश के इतने बड़े बड़े विद्वान वकील मुकदमा लेकर जाते हैं तो इतनी कमजोर बॉल कैसे डाल देते हैं जिसपे कोई आसानी से छक्का लगा दे। बड़ी ईमानदारी। आज अगर एक बॉलर है जो
120 माइल की स्पीड से बॉलिंग कर सकता है, वो किसी मैच में जाए और 80 फेंके और उसके बाद हम मैच हार जाएं, तो आप ये पूछेंगे जरूर क्या हुआ भाई, तबीयत खराब थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, एनर्जी ड्रिंक नहीं पिए थे उस दिन, इतनी स्लो बॉल क्यों फेंक रहे? तो ये सवाल करते हैं लोग, तो वो हम भी कर रहे हैं। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा गिरिजीत जी, जो प्राप्ति बोल रही थी जी कि कांग्रेस के अंदर में इतने लीगल ल्यूमिनरीज हैं, इनमें से क्यों जी नहीं किसी ने पिटीशन फाइल करके ये सारी बातें कही हैं, ये मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, ये लोग क्यों जी नहीं कोर्ट में लेके जा रहे हैं? वहां पे एक से एक भारी भरकम वकील बैठे हुए हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर आप भी जानते हैं। तो हाँ है। आपके सामने इतना बड़ा मुद्दा है जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, आपके सबसे बड़े लीडर, और आप में से कोई कोर्ट नहीं जा रहा है, कोई भी लीडर जो जो वकील है कांग्रेस के। तो ये एक दुविधा और वाली जो बोले सिचुएशन। सो कुंडी खोले। आज हम प्रशांत भूषण की कमजोर याचिका पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो गया तो भाई, हाँ, बाकी लोग तो अभिषेक मनु सिंह में तो नाम लेने में क्या दिक्कत है, अभिषेक मनु सिंह भी हैं, क्या उनको नहीं जाना चाहिए था? राहुल गांधी को पूरी कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में अकेला छोड़ दिया। कितने लोग थे जो अडानी हिंडनबर्ग पे बात कर रहे थे? अशोक गहलोत तो उठा के बिजली कंपनी बना रहे थे मिलके अडानी के साथ में, जिसने पूरा छत्तीसगढ़ का जंगल काट के फेंक दिया कोयला निकालने के लिए। वहां तेलंगाना में अभी नई नई सरकार बनी है और वो तेलंगाना में बैठ के अडानी के साथ टाई अप कर रहे हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं। जिस आदमी ने अडानी को घुसने नहीं दिया तेलंगाना में, उसके खिलाफ पूरा चुनाव लड़ा इन्होंने अपने आप में। और जो प्लान बी जिसको आप ओवैसी को कहते हो कि वो आ, उनका टीम बी है बीजेपी का, उस ओवैसी के खिलाफ आप ज्यादा नहीं लड़े। आप हैदराबाद में चंद्रशेखर राव के खिलाफ लड़े, जिसने अडानी अंबानी को घुसने नहीं दिया, उसको आपने उखाड़ के फेंक दिया। और आपकी सरकार आने के बाद आप क्या कर रहे हो? तो ये अपने आप में अचरज की बात है कि राहुल गांधी अडानी से लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी उसके साथ में अलग अलग तरीके से डील कर रही है। कांग्रेस पार्टी के वकील क्यों बैठे हो? प्रशांत भूषण तो गए, हमने कहा माला उन्होंने कमजोर बॉल डाली, माना कि वो उतनी अच्छी बॉल नहीं डाल पाए जिसके हम उनसे उम्मीद करते हैं, लेकिन जो लोग खेलने ही नहीं गए उन लोगों को कैसे छोड़ दिया जाए? ये एक बहुत अच्छा आप सवाल आपने उठाया। तो इसके साथ ही मेरे ख्याल से खत्म करते हैं। प्राप्ति आप कुछ और बोलना चाह रही हैं? आप कुछ बोलना चाह रही हैं प्राप्ति? कुछ कहना चाह रही हैं प्राप्ति? जी, मेरा कहना ये है कि ये सुनने में बहुत खराब लगता है, पर ये बात एकदम सही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना संदूक ढूंढती है। तो मतलब ये सोचना मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि हर कोई अदानी मामले को सिर्फ गरमाए रखना चाहता है कि उसकी आग में थोड़ी रोटी सिकती रहे। और कहीं ये जाए नहीं, वो बस आग बनी रहे तो रोटियाँ सिकती रहेंगी। तो मतलब ये तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक्शन इसलिए इतने बड़े-बड़े ल्यूमिनरी वकील होने के बावजूद भी दूसरी पार्टियां ले नहीं रही है, और प्रशांत भूषण जी अकेले हैं तो उनके बारे में हम चर्चा कर ले रहे हैं। तो ये मेरा मानना है। ठीक कह रहे आप। और मेरे ख्याल से ये जो मसला है ये अपने आप में हमारे सभी भाइयों के लिए और सारे दर्शकों के लिए समझने वाला है। आप सब लोग बहुत नियमित रूप से आते हैं, तो इतनी बड़ी चीज छूट कैसे गई, ये बड़ा मसला है। इतना बड़ा कांड छूट कैसे गया? अगर इतने सारे पूरे के पूरे बहुत सारे मामले सामने आए थे, मसले सामने आए थे, रिपोर्ट सामने आई थी, भारत के मीडिया को तो आपने गोदी मीडिया घोषित कर दिया, मान लिया। विदेशी मीडिया ने जब रिपोर्ट किया तो आप चुप क्यों रहे? भारत में इतनी रिपोर्टिंग होने के बाद कोई नहीं कह रहा है कि पत्थर की लकीर मान लीजिए जो उन्होंने कहा है, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसकी जांच तो करेंगे ना। आपके घर में, आपके यहां पे आपकी मान लीजिए दुकान है, या आपके घर में कोई घर में काम करने वाले कर्मचारी आते हैं, सभी के घर में आते हैं, और आपके गल्ले से कोई पैसे निकाल रहा है रोज रोज, और किसी ने आपको बताया कि भैया आपके घर में चोरी हो रही है, तो आप क्या करोगे? आप ये थोड़ी करोगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप तुरंत उस नौकर को बाहर निकाल दो या उसको कान पकड़ के खींचो। हम ये कह रहे हैं कि आपके गल्ले से चोरी हो रही है, भैया अगर कोई कह रहा है तो चेक तो कर लो, और इसलिए भी चेक कर लो कि गल्ला वो तुम्हारे बाप का नहीं है भैया, वो इस देश का गल्ला है जिसको संभालने के लिए आपको बिठाया गया है।
इसलिए इस देश के नागरिकों को, हमको, आपको तकलीफ होती है कि वो पैसा अगर गया है तो वो मेरा आपका पैसा गया है, हमको चूना लगाया गया है। भारत का कर्जा 4 गुना हो गया है तो कैसे हो गया है? जब टैक्स चोरी होती है तो सरकार ज्यादा टैक्स लगा के पैसा वसूल करती है, क्योंकि उसको ब्याज तो चुकाना ही चुकाना है। भारत के बजट का 20% ब्याज में देंगे ही देंगे। तो ये सब मेरे और आपके ऊपर आता है, कोई नहीं बचता। तो इसलिए ये जांच होनी जरूरी है और इस जांच की मांग उठाना भी जरूरी है। आप सब उठाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।